नमस्कार दोस्तों। अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज पुस्तक चर्चा के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जिस पुस्तक की बात करेंगे वह एक औपन्यासिक कृति है जिसका नाम है हवा में चिराग। और इस कृति के लेखक हैं श्री गोविंद मिश्र। इस कृति का प्रकाशन वर्ष 2021 में अमन प्रकाशन कानपुर से हुआ है, जिसका मूल्य मात्र 340 रुपये है। गोविंद मिश्र जी ने गद्य पद्य की विविध विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। वह अपना चेहरा, उतरती हुई धूप, लाल पीली जमीन, हुजूर दरबार, तुम्हारी रोशनी में, धीर शमीरे, 5 आंगनों वाला घर, फूल, इमारतें और बंदर, कोहरे में कैद रंग, धूल पौधों पर, अरण्य तंत्र, शाम की झिलमिल, खिलाफत आपकी अन्य प्रकाशित उपन्यास हैं। इसके अतिरिक्त आपके 6 कहानी संग्रह, 5 यात्रा वृत्तांत, 7 निबंध संग्रह, 3 बाल साहित्य और ओ प्रकृति माँ नामक कविता संग्रह प्रकाशित है। डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य के संपादन में 12 खंडों में गोविंद मिश्र रचनावली का प्रकाशन भी किया जा चुका है। आपकी साहित्यिक उपलब्धियों को देखते हुए आपको व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान, भारत भारती तथा सरस्वती सम्मान सहित अनेक सम्मानों व पुरस्कारों से अलंकृत किया जा चुका है। दोस्तों, प्रस्तुत कृति हवा में चिराग की समीक्षा डॉक्टर भारतेंद्र मिश्र जी की लिखी हुई है। मैं आपके समक्ष उसी का पाठ करती हूँ, तो समीक्षा देखें। भारतेंद्र मिश्र जी ने इस समीक्षा का जो शीर्षक दिया है उसका शीर्षक है दुख में दूरियों से बढ़ता है प्रेम। वरिष्ठ साहित्यकार गोविंद मिश्र जी का नाम हम सभी के लिए नया नहीं है, लेकिन हवा में चिराग उनकी नई औपन्यासिक कृति है जो हमारे समकाल का दस्तावेज है। हवा में चिराग जलना या जलते हुए चिराग को बचाकर रखना बहुत कठिन होता है, लगभग असंभव ही कहा जाना चाहिए। महामारी के इस भयावह कोरोना काल को हम सब ने बहुत निकट से अनुभव किया है। मरते हुए परिजनों और परिचितों को देखा और उनकी असह्य पीड़ा को जिया है। असल में जो कोरोना से बचकर निकल आए वो भी जानते हैं कि उनका यह शेष जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं। इस त्रासदी में दवाओं और दुआओं का कोई असर नहीं हो रहा था। वैक्सीन लगने से पहले तो जीवन रक्षा के सारे प्रयास लगभग निष्फल हो ही रहे थे। इस उपन्यास के माध्यम से गोविंद मिश्र ने लिखने पढ़ने वालों के जीवन की विसंगतियों की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। ये सच है कि लॉकडाउन काल की भयावहता हमारे दिलो दिमाग से कभी हट नहीं सकती। कोरोना का हम में से बहुत लोगों के शरीर पर ही नहीं, खान पान और मन पर गहरा नकारात्मक प्रभाव हो चुका है। कुछ लोगों में अनचिन्ही लाइलाज अक्षमताएं भी विकसित हो गई हैं। उपन्यास की मुख्य स्त्री पात्र स्नेहा प्रसिद्ध लेखिका बनना चाहती है। वह चाहे अनचाहे उत्पल जी का प्रलाप सुनती रहती है। उसका पति तेहरान में फंस गया है और वह यहाँ लखनऊ में 2 बेटियों के साथ है। रितेश और स्नेहा की विवशता से उपन्यास शुरू होता है। उपन्यास में उत्पल जी बड़े लेखक हैं। वो अकेले रहते हैं। शोध छात्रा कंचन पीएचडी के सिलसिले में उत्पल जी के संपर्क में आती है। इस लॉकडाउन में कंचन उत्पल जी का खाना बनाने तथा उनके घर के कामकाज में सहायता करती है। स्नेहा जो बड़ी लेखिका बनना चाहती है, लगातार उत्पल जी से फोन पर संपर्क में रहती है, अपनी व्यवस्था को साझा भी करती रहती है। उत्पल जी उसकी ओर लगातार आकर्षित दिखते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण न मिल पाने की व्यवस्था दोनों ओर गहराती जाती है। उत्पल जी का कथन
स्नेहा को याद आता है। तकलीफ में दूरियां प्रेम बढ़ाती हैं। यह उस समय की कथा है जब वैक्सीन नहीं बनी थी। काम वाली बाइयों को भी किसी के घर आने जाने की इजाज़त नहीं थी। उत्पल जी को प्रलय काल याद आ रहा था। कामायनी में जैसा प्रसाद ने लिखा है, उपन्यास में घटनाएं भी उत्पल जी के आसपास की जिंदगी से जुड़ी हैं, जो अधिकतर फोन चर्चा पर केंद्रित हैं। ऑनलाइन नीरस गोष्ठियों का जिक्र है। जैसे जैसे अनलॉक लागू होता है, जीवन के अनेक रंग खिलने लगते हैं। प्रकृति पर आदमी अत्याचार करता रहा है, जो अब भी कर रहा है, तो उसे प्रकृति का प्रकोप कभी न कभी झेलना ही पड़ेगा। यह मैं शुरू से ही लिखता आ रहा हूँ, तो कोरोना से अचंभित या भयभीत नहीं हूँ। जो दुनिया पीछे छोड़ जाऊंगा, पीड़ा उसे लेकर है। बच्चे स्कूल का प्लेग्राउंड नहीं देख सकेंगे। कार्यालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोबाइल से चलेंगे। लड़के लड़कियों का यौवन पतझड़ जैसा होगा। लोगों को एक दूसरे की तकलीफ में खड़े होने का मौका नहीं मिलेगा, तो वे अजीब स्वार्थी हो जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग आदमी की सामाजिकता ही सोख लेगी। फिर तो हम पशुओं की तरह जी रहे होंगे, और क्या। उत्पल प्रेम के सत्व को जिए। किसी के होने मात्र से अगर पृथ्वी सुंदर लगे, वहाँ कैसे भी हालत में जीने की प्रेरणा जाग उठे। जैसे बुझी पड़ी सिगड़ी में आग का कोई कण चमक उठता है। सचमुच हमारा जीवन बुझी हुई अंगीठी में चमकते हुए किसी एक कण से आशान्वित होकर चमक उठता है। इस वाक्य में गुथी आशा के सहारे भी हमने कोरोना जैसे भयावह कालखंड से अपने को निकलते हुए देखा है। यह कहानी जितनी कथा पात्रों की है, शायद उससे अधिक कथाकार की है। खासकर कोरोना काल में वरिष्ठ लेखकों के जीवन में आए बदलावों को रेखांकित करती हुई ये कहानी अकेलेपन की पीड़ा की व्याख्या करती है। ये उपन्यास लेखक ही नहीं, पूरी मनुष्य बिरादरी के जीवन में आई विसंगतियों के साथ प्रकृति के विक्षोभ और कल्पनातीत सुख की मर्म गाथा है। बड़ा लेखक बनने के लिए नए लेखक लेखिकाएं अब क्या करने के लिए तत्पर हैं, यह इस उपन्यास की नायिका स्नेहा को पढ़ समझकर जाना जा सकता है। शोधार्थी किस तरह से जीवित शोध विषय अपना शोध निर्देशक के आसपास रहकर अपना कार्य करते हैं, उनके जीवन की कैसी कैसी जटिलताएं हैं, यह भी उपन्यास में व्यक्त हुआ है। स्नेहा और कंचन जैसी लड़कियां उपेंद्र जी जैसे लेखकों के आसपास आती हैं, अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की जटिलताओं को भली भांति साझा भी करती हैं, किसी समाधान के लिए उनकी राय लेती हैं, लेकिन अपना रास्ता खुद ही बनाती हैं। ये इमोशनल फूल बनकर अपना जीवन नरक नहीं बनाती। इस उपन्यास में कोरोना की मारक हवा है, तो जीवनी शक्ति की प्रणयपूर्ण इस संघर्षशील चेतना का चिराग भी। इसमें लेखक भी है, जो पथ प्रदर्शक बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए पात्रों को बखूबी चित्रित करता है। यह कहानी उपन्यास के लेखक पात्र उत्पल जी के आसपास के लोगों की है, कंचन के संघर्ष की है। ये भारत की लाचारगी और फ्रांस जाने की ललक में बड़ी उम्र की इजाबेल से बने संबंधों को निभाने की व्यवस्था पर जाकर टिक जाती है। ये उस इजाबेल की भी कहानी है, जो अपने लिए एक अर्दली, एक नौजवान मित्र, दोस्त, ड्राइवर और सेवक माने एक बेरोजगार इमोशनल फूल खोज लेने की है। इजाबेल के बारे में कंचन उत्पल जी को बताती है, वह तलाकशुदा है। अपना खालीपन भरने के लिए भरत को रखना चाहती है। भरत को अपना कीप बनाकर रखेगी। भरत को फ्रांस में अपना भविष्य नजर आ रहा है। सबके अपने मंसूबे हैं, खंडित आशाएं, नैराश्य का अवसाद और कोरोना की विसंगतियां हैं। ऑनलाइन होने वाले क्रियाकलाप
कक्षाएं, समारोह आदि को देखकर जहां तकनीकी पर निर्भरता बढ़ी है, वहीं बड़ी उम्र वालों के लिए तकनीकी का अजूबा किसी रहस्य से कम नहीं है। अब मोबाइल पर वीडियो कॉल में परस्पर देखकर प्रेम करने का नया समय आ गया है। प्रेम जैसी शाश्वत संवेदनाएं तकनीकी में डालकर हमारे संवेगों को प्रभावित करने लगी हैं। हम यंत्रणा से यांत्रिकता की ओर बढ़ गए हैं। अक्सर लगता है कि हम सभी हवा में चिराग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी हवा चिराग को बुझा देती है तो कभी हम चिराग जलाने में कामयाब भी हो जाते हैं। यह पुराने दौर की प्रेम कथाओं के लिए बिल्कुल अजूबा है। विसंगतियों की भीड़ से गुजरते हुए इस उपन्यास के पात्र नए जीवन भ्रम को यथार्थ के रूप में अंगीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ विपदा काल की नई भाषा, नई चेतना, नए विधि निषेध से संबंधित शब्द और वाक्य विन्यास आदि भी प्रसंगवश इस उपन्यास में समाहित है। क्वारंटीन, लॉकडाउन, कोविड, सोशल डिस्टेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मास, वर्चुअल, वेबिनार आदि नए विदेशी शब्दों और नई तकनीकी अब हिंदी में अपनी चेतना के साथ उपस्थित है। यह उपन्यास कोई कल्पना नहीं बल्कि हम सबके जीवन का भोगा हुआ यथार्थ है। गोविंद मिश्र ने 21वीं सदी के 21वें वर्ष की यह मार्मिक कथा नई संवेदना, नए शिल्प में, नई भाषा चेतना के साथ सहज रूप में बुनने की कोशिश की है। लेखक द्वारा अनेक अर्थों में कामायनी के महाप्रलय वाले प्राचीन मिथ के साथ जोड़कर प्रस्तुत करने का जतन इस उपन्यास को पठनीय और विशिष्ट बनाता है। प्रेम की बहुआयामी व्याप्ति का एक बड़ा तर्क गढ़ती हुई कथा पाठक को आगे ले जाती है। यह प्रेम कहीं दैहिक आकर्षण भर है तो कहीं चिंता के रूप में प्रकट होता है, कहीं स्वार्थ सिद्धि का साधन मात्र है। कभी कभी इसी समय में मृत्युबोध और प्रलय काल की परिणति भी लेखक को दिखाई देने लगती है। कोरोना के विपदा काल पर ऐसी मार्मिक यथार्थ कथा को लेकर उपन्यास लिखना अपने आप में लेखक की सकारात्मक सोच और रचनात्मक दृष्टिकोण का ही परिणाम है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको आज की यह पुस्तक चर्चा का कार्यक्रम अवश्य पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, चलते चलते मेरी आप सबसे गुजारिश है कि डॉक्टर भारतेंद्र मिश्र जी वर्तमान में अस्वस्थ चल रहे हैं। हम सब मिलकर यह कामना करें कि वे शीघ्र स्वस्थ हों तथा निरंतर अपनी रचनाशीलता में संलग्न रहें और हम सबको इसी प्रकार से अपनी रचना धर्मिता से जोड़ते रहें। हम फिर मिलेंगे और अंत में हवा में चिराग के लेखक गोविंद मिश्र जी का नंबर आपको उपलब्ध करा रही हूँ। नंबर नोट कर लीजिए, 9827560110। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9827560110। और हम फिर मिलेंगे।